हेलो वेलकम। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और आज डेट है आपकी 28 जून। ठीक है। इसमें पहला आर्टिकल क्या दिया है हमें? पहला आर्टिकल है इंडिया नीड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड अफेयर मोदी। अब देखिए इंडिया किसकी मांग कर रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है पहले देख लेते हैं। आप थोड़ा सा क्या बताया गया है इसमें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे सेड इंडिया नीडेड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एज अ कंट्री could not run with the dual system and separate for separate community। कुल मिला के ये कि इंडिया डबल सिस्टम से नहीं चल सकती, उसके लिए सेपरेट लॉ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लॉ की ज़रूरत है जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें। और ये क्या कहा है? इफ़ इन द सेम स्लोगन है ये आपके पीटी में नहीं आएगा, क्लियर कर दूँ आपको। स्लोगन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने इंटरेस्टिंग के लिए। इफ़ इन द सेम फैमिली देयर इज़ वन लॉ फॉर द मेंबर एंड अनदर लॉ फॉर सेकेंड मेंबर। ठीक है। तो अब इसमें आपके लिए पीटी के लिए क्या है? पीटी बेस पे आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है? ये कुछ भी आपके लिए नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कुछ भी आपके लिए नहीं आएगा। क्या कहा है क्या नहीं कहा है। और एक्चुअली में देखिए मैं बताऊं ये मुद्दा क्यों है, अभी क्यों उठा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा क्यों उठा? अरे भाई ये तो आर्टिकल 44 में पहले से ही है। ठीक है। बट इसको ये अभी क्यों उठाया गया, इस मुद्दे को अभी क्यों उठाने की जरूरत पड़ी? तो मैं आपको बता दूं क्या है ना कि आपको देखते हैं। एक तो आपका इलेक्शन होने वाला है, किसमें? नेक्स्ट अगले 5 स्टेटों में इलेक्शन होगा, वो असेंबली का इलेक्शन होगा। और 2024 में किसका इलेक्शन होगा? लोकसभा का इलेक्शन होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, क्योंकि अभी मोदी जी इजिप्ट में आपने देखा था, वहाँ पे उन्होंने किसी मस्जिद में गए थे। आई थिंक इंडिया में भी मस्जिद में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, बट कुल मिला के ये। और यहाँ पर इस मुद्दे को अभी इसलिए और उठाया गया है, मैं बताऊँ आपको, कि इलेक्शन आने वाले हैं भाई। 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और 5 स्टेटों में आपके असेंबली के इलेक्शन होने हैं। ठीक है। ये सब आने वाले हैं, इसलिए शायद ये मुद्दा उठाया गया। आपके लिए ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी आपके लिए नहीं आएगा, कुछ भी आपके लिए नहीं आएगा। अब आपको पढ़ना है क्या है? तो पढ़ना है आपको, देखते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो देखते हैं। Uniform Civil Code is mean to replace currently applicable various law applicable to various respective community which are inconsistent with each other. These law included the Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act and Indian Christian Marriage Act and Parsi Marriage। तो कुल मिला के ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या चाहता है? ये रिप्लेस करेगा करेंटली जितने भी एप्लीकेबल वेरियस लॉ हैं उनको ये क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और एक कोड की बात करेगा जिसका नाम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या नाम होगा इसका? यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जैसे मान लीजिए हिंदू की शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होती है, मुस्लिम की शादी होती है मुस्लिम मैरिज एक्ट के थ्रू होती है। उसके बाद मान लीजिए पारसी की शादी होती है वो पारस मैरिज एक्ट के थ्रू होती है। तो कुल मिला के ये सब किसके अंडर में आ जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आ जाएगा, अगर ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है। अच्छा ठीक है। अब इसका कहीं जिक्र भी किया गया क्या? ये देखते हैं हम। इससे कोई क्वेश्चन भी बनाया क्या हमारे पीटी में? इसका कहीं जिक्र भी है, इसका कोई क्वेश्चन भी हमारी पीटी में बनाए तो उसको देखते हैं हम। देखिए ये रहा, ये है आपका द पर्पज ऑफ यूनियन सिविल कोड इनकॉर्पोरेट इन आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर, यानी कि यूसीसी को किसमें आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है आपका 44। पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब ये जो आपकी मोदी जी नीड कर रहे हैं ना, बता रहे हैं इस चीज़ को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें आवश्यकता है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, एक ही घर में दो लोग कैसे रह सकते हैं? एक के लिए अलग लॉ, एक के लिए अलग लॉ, दोनों के लिए सेम लॉ होना चाहिए। तो पहले तो आपको इतना समझना पड़ेगा, जो इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक आप पढ़ते हैं वो आपकी आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है। ठीक है। अब उसके बाद भी इसका क्वेश्चन बन चुका है, मैं आपको बता दूं। अब देखिए ये है यहाँ पर आपने देख लिया आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके लिए इसको शामिल किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को? देखिए पहला ऑप्शन है आपका नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। दूसरा है कल्चर इंटीग्रेशन के लिए, तीसरा है आपका नेशनल यूनिटी के लिए, चौथा है आपका वेलफेयर माइनॉरिटी के लिए। अब देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। कल्चर इंटीग्रेशन की भी बात नहीं करेगा और वेलफेयर माइनॉरिटी की भी बात नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? थर्ड, जिसका नाम है नेशनल यूनिटी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक आपको लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनल यूनिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? नेशनल यूनिटी की बात करता है। ना ये सिक्योरिटी की बात करता है, ना इंटीग्रेशन की बात करता है, ना किसी भी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटी हो, किसी के भी वेलफेयर की बात नहीं करता। ये किसकी बात करता है? नेशनल यूनिटी की बात करता है। और ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में है। अब ये आर्टिकल 44 भी किस में आता है? ये आता है आपका डीपीएसपी में। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव
प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका पार्ट चौथा और आर्टिकल 36 से 51। अब देखिए आर्टिकल डीपीएसपी कहाँ तक है आपका, डीपीएसपी आपका है 36 से लेके 51, तो इसी का पार्ट, इसी में देखिए 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल में ही तो आपका 44 आएगा। तो इसीलिए इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल 44 में है, और आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर आता है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और देखिए इस क्वेश्चन से भी आपकी क्लियरिटी हो गई कि ये नेशनल यूनिटी की बात करता है, ना सिक्योरिटी, ना इंटीग्रेशन, ना माइनॉरिटी की बात करता है। और डीपीएसपी कितने आर्टिकल हैं, तो ये 36 to 51 है, और पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये जस्टिफाई नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट जस्टिफाइज होते हैं ओनली, बाद बाकी ये कोई भी आपके जस्टिफाई नहीं होते हैं, डीपीएसपी हो चाहे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, ठीक है, ये जस्टिफाई नहीं होते हैं। अब क्या है इसमें आपके पढ़ने के लिए, वो देखते हैं हम सब, ठीक है। डीपीएसपी जब मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी में, तो उसको मैं उस तरीके से समझाऊंगा आपको, आपके क्वेश्चंस कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट आप देखेंगे इसमें ये 3 टाइप के तीन उसमें बांटे गए हैं आपके, ठीक है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, और अगला है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो आपके जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, तो गांधीयन में आता है, ना ही गांधीयन में है, ना ही सोशलिस्ट में, ये किस में, लिबरल में। पहले तो आपको इतने याद रखना है, क्या याद रखना है, ये लिबरल में। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर हम इंडिया में सब चीज़ों को सेम करना चाहते हैं, तो ये देखिए गांधी जी ने राम राज्य की बात करी थी, सोशलिस्ट में होगा नहीं है, तो ये किस में आएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो पहले तो आपको इतना सा समझना है, इतना याद करना है कि यानी कि देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि यूसीसी ये किस में आया, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 किस में आया, डीपीएसपी में, ठीक है। और डीपीएसपी में भी ये किस में आया, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। किस में आया, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। अब देखिए यहाँ पे देखो हमें पहले ही मिल जाता है आर्टिकल 44, जो किसकी बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैंने इसको सिविल कोड लिख दिया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद आ जाता है आपका आर्टिकल 45, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है ना, अपने जैसे यूपी में कई जिलों में आपके स्कूल बने हुए हैं, हर गांव में एक स्कूल होता है। वो उस स्कूल में क्या होता है कि आपकी 1 से लेके 5 से लेके आपकी होती है 8 तक की क्लासें होती हैं। तो कुल मिला के ये है कि उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, आपने देखे होंगे उन बच्चों को बैग भी फ्री मिलता है, जूते भी फ्री मिलते हैं, उसके बाद किताबें भी फ्री मिलती हैं। अब सरकार ने क्या कर दिया, आई थिंक उसका जो भी फ्री मिलता है ना, जो चीज़ उसको फ्री मिलती है, बैग, किताबें या जो भी है, उसका सारा पैसा उनके अकाउंट में डीबीटी आपने वर्ड सुना होगा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 45 में ये कंपलसरी एजुकेशन कितने से कितने एज के लिए, 6 से 14 के लिए। तो पहला वाला देखिए आर्टिकल अभी साथ के साथ याद करने हैं। डीपीएसपी में अभी हम पढ़ रहे थे, तो डीपीएसपी में हम लोग कौन सा याद कर रहे हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल में। तो आर्टिकल 44 यानी 44 में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। क्या हो गया साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। आर्टिकल 45 में आपका क्या होगा, आर्टिकल 45 में होगी आपकी कंपलसरी एजुकेशन हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं 45 के बाद आप बाद बाकी आर्टिकल हैं वो आपके सोशलिस्ट में होंगे या फिर गांधीयन प्रिंसिपल में होंगे। अब 45 के बाद हमें मिल जाता है 48 में क्या है, हम देख रहे हैं ये हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आर्टिकल 48 हमारा किसकी बात करेगा, एग्रीकल्चर की बात करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 49 में, वो किसकी बात करेगा, ये प्रोटेक्ट मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट, हमारे जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। कौन, आर्टिकल 49, यानी कि जितने भी हमारे नेशनल इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है कौन, आर्टिकल 49। अच्छा साहब अब देखिए आर्टिकल 50, ये क्वेश्चन आ चुका है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। यही बात राजा राम मोहन राय चाहते थे कि क्या हो कि भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से क्या कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। अब एक बात आप याद रखेंगे कि क्या था, आर्टिकल 50 तो चाहता ही है, आर्टिकल 50 चाहता है वो लिबरल इंटेलेक्चुअल में कि भाई जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाए। यही चीज़ चाहते थे कौन, राजा राम मोहन राय। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 51 की बात करते हैं, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। इसका क्वेश्चन यूपीएससी 2002 और 2014 में आ चुका है। तो आपको याद करने के लिए मैं बताऊँ, आर्टिकल आपको 44, आर्टिकल 45, ठीक है, और उसके बाद आपका हो जाता है आर्टिकल 44, ठीक है,
आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। ये क्वेश्चन आ चुका है 2002 और 2014 में। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो कि DPSP में आती है, वो किसके अंदर आती है? सोशलिस्ट, गांधीयन या फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल? तो आपका आंसर क्या होगा? लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब देखिए इसको याद कैसे करें भाई? स्टोरी फॉर्म में याद करो, मजे से याद करो, बढ़िया तरीके से। कैसे? आर्टिकल 44 ये कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए एक लॉ होगा। 44 में, 44 वाली लाइन में एक बात आ गई कि सबके लिए एक लॉ हो। 45, 44 के बाद 45 आएगा ना। 45 में क्या हुआ? जब सबके लिए एक लॉ हो गया ना, तो 6 से 14 तक की हमने एजुकेशन क्या कर दी? फ्री कर दी सबके लिए। भाई सब फ्री पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं लगाना, कहीं से भी रुपए लेके नहीं आना, आप फ्री पढ़ो मस्त। तो 44 के बाद 45 आ गई, 45 के बाद 46, 47 आपका उधर चला गया, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। फिर आ जाते हैं 48 में। अब याद करने वाली है, याद करने की बारी है। अब मान लीजिए आपने उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दी, तो सीधी सी बात है, अब आप क्या करेंगे? 48 में, 48 वाली लाइन में आपने ये कह दिया कि भाई ठीक है, अब हम आपके लिए एग्रीकल्चर, अगर आप बड़े हो जाएंगे, अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती और एनिमल यानी कि भैंस, गाय, कुछ भी मान लो, हम आपको देंगे, लिबरल होके देंगे कि भाई आप इसका काम करो। तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, 45 में आपकी कंपलसरी एजुकेशन हो गई। भाई पहले सबके लिए एक लॉ बना दो, फिर सबको समान पढ़ा दो। पढ़ाने के बाद अगर वो कुछ भी ना कर पाए लाइफ में, तो उनको मतलब एक खेत दे दो और गाय भैंस या जो भी है उनको पालने के लिए दे दो। वो आर्टिकल 48 में हो गया। अच्छा अब क्या होगा? और फिर उनको समझाओ आर्टिकल 49 में जाके, उनसे कहो। 48 के बाद सीधा 49 आ गया। देखिए 44 के बाद 45 था, 2 का गैप था, उसके बाद 48, 48 के बाद 49। फिर उनको समझाओ कि देखो भाई, हम आप इन्वायरमेंट पे, जैसे एग्रीकल्चर या मान लो एनिमल की आप सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको जितने भी अपने नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करने की बात करनी है। ठीक है, हालांकि मैं स्टोरी फॉर्म में बता रहा हूँ, ये राइट कॉमन मैन का नहीं है, आप समझेंगे। ठीक है, कॉमन मैन का ही राइट है, मेरा कहना है। उनको मतलब फोर्सली नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं है, इसलिए फोर्सली नहीं बोल सकते आप इसको। तो ये स्टोरी फॉर्म में आपको याद करने के लिए है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 50 में। 50 क्या कहता है? 50 ये कहता है भाई, देखिए क्या होता है ना कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर एक हो गई, तो भाई एग्जीक्यूटिव वाले क्या करेंगे ना, जुडिशरी को तो खरीद लेंगे, ये तो तय है, क्योंकि इंडिया में सब खरीदा जाता है और सब बेचा जाता है, इसलिए उसको सेपरेट करने की बात करी जाती है। किसको? जुडिशरी को। कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 की बात करेंगे, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब अंत में क्या चाहिए भाई? अंत में हमको पीस और सिक्योरिटी चाहिए भाई, शांति चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए, जिससे कोई हमारे साथ गलत व्यवहार ना कर सके। तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 55 आपका कंपलसरी एजुकेशन जो कि 6 से लेकर 14 तक की बात करता है, आर्टिकल 48 आपका एग्रीकल्चर और एनिमल की बात करता है, और आर्टिकल 49 आपके प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, और आर्टिकल 50 आपकी सेपरेट जुडिशरी को। कहाँ से? एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। क्लियर होगा? क्लियर कट है एकदम, बहुत अच्छी कहानी थी भाई। सबके लिए एक लॉ बना दो, ठीक है। उसके बाद मान लिया उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन कर दो, फिर उनको भैंस और एक खेत दे दो। उसके बाद उनको समझाओ कि भाई आप प्रोटेक्ट करेंगे जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं। उसके बाद क्या है भाई, उनसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम अगर कभी ऐसी बात हो तो उसके लिए प्रोटेस्ट जरूर करना। किसके लिए? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने के लिए। और 51 में आपको बहुत अच्छे तरीके से लास्ट में लिबरल हो, जब लिबरल हो गए तो आपको क्या चाहिए? उसमें पीस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। तो 51 आपका पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है। ठीक है, हो गया बस। देखिए मैंने अभी क्या किया, आपको यही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से रिलेवेंट करना है। जिन स्टूडेंट्सों का पॉलिटी तैयार नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उनको आप लिखते जरूर जाना। आई एम डैम श्योर कि आपका फाइनल आते आते आपका इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पॉलिटी कि आपको लगेगा कि यार नहीं, पॉलिटी क्वेश्चन नहीं बचेंगे आपके। ठीक है, क्या है अभी? गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर द आधार बेस्ड पेमेंट फॉर मनरेगा 2 अगस्त। ये मैं बताऊँ ना, ये वास्तविक में जिनको जहाँ पे नेट की सुविधा नहीं है, या फिर ऐसा कहा जाए कि जिनको कोई जानकारी नहीं मिल जाती, उनके लिए बड़ी डिफ़िकल्टी है। सरकार अभी क्या कर रही है? सरकार ये चाह रही है कि जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, यानी कि ABPS, क्या है? ABPS, ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया। कब? 31 तक। अभी देखिए मैंने आपको लास्ट पिछली वाली वीडियो में, इससे दूसरी तीसरी वाली वीडियो में आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्चुअली में सरकार ने डेडलाइन जारी की थी कि जून तक था। जून तक अगर मान लीजिए आपको आधार को किससे लिंक करना था? जॉब कार्ड से। जॉब कार्ड का है, जॉब कार्ड हुआ है जो आपको मनरेगा के थ्रू बना के दिया जाता है, जिसमें आपको 100 दिन के लिए काम मिलता है। और किसी
मान लीजिए एक ज़िले में किसी भी गांव का पर्सन किसी भी गांव में जाके काम कर सकता है, ये नहीं पर्टिकुलर आप उसी गांव में काम करेंगे, आप किसी भी में कर सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है, इसमें आपके लिए कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपने मनरेगा के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप पिछली लास्ट वीडियो में जाके देखेंगे, मैंने इसको पूरा डिटेल में बढ़िया तरीके से समझाया है, ठीक है। अब इसकी जो लाइन है ना वो एक्सटेंड कर दी गई है। क्या एक्सटेंड कर दी गई है, देखिए पहले इन्होंने 30 जनवरी रखी, ठीक है। आपकी किसकी भाई किसकी, आप ये समझिएगा, ये रखी थी आपकी मान लीजिए आधार को जॉब कार्ड से लिंक करने के लिए। जॉब कार्ड ये नहीं है कि आप कोई प्राइवेट कंपनी में जाकर जॉब करेंगे, नहीं, आप जॉब कार्ड आपके लिए इसलिए बनाया जा रहा है कि आप 100 दिन के काम के लिए हैं, और वो भी लीगल तरीके से। अच्छा, दूसरा क्या है, फिर इन्होंने एक्सटेंड कर दी थी फरवरी में, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फिर इन्होंने की मार्च में, लगातार 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च तक। फिर उन्होंने कर दी थी कब तक, 30 जून तक। अब इसको भी एक्सटेंड कर दिया, कहाँ तक, 31 अगस्त तक। तो इसमें आपके लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, बस इतना सा समझना है कि मैंने पहले ही आपका ये क्लियर कर दिया है। ओके, अब नए स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे एक वर्डिंग मिल रही है आपको, वर्डिंग का नाम देखते हैं क्या है, ठीक है, ये है कैग। सेंटर आस्क कैग टू प्रूव इरेगुलरिटी इन सीएम हाउस रिवैम्प। ये कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके लिए एक नया वर्ड, नया रायता, वो है कैग। कैग क्या है इसको समझना है हमें, तो देखते हैं हम पहले इसको, कैग को। कैग यानी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग, ठीक है, इज अ सुप्रीम ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहले तो आपको इतना याद रखना है कि कैग जो है वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल है आपका 148। दैट्स ए क्लियर, बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इसमें आपकी समझने के लिए और क्या है वो मैं बता दूं, यानी कि कैग को जब भी अपॉइंटमेंट करने की बारी आती है कैग की, तो वो कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करेगा उसको अपॉइंटमेंट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब इनको क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। पहले तो ये क्लियर हो गया। आर्टिकल कौन सा हुआ, याद करना है अभी, आर्टिकल लिख लेना है, अगर नोटबुक पास रख के बैठना, आर्टिकल 148 हुआ। इनको अपॉइंटमेंट किसने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया, ठीक है। कब तक, 6 या 665, 6 साल, या जब तक अंटिल उनकी एज कितनी हो, 665 हो, ठीक है। अब इनको हटाने की भी बात होगी, तो हटाया कैसे जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरीके से हटाया जाते हैं उसी रेजुलेशन के थ्रू इनको हटाया जाएगा। अभी फिलहाल में आपको इतना ही समझना है, क्लियर कट आपका, ठीक है। तो यानी कि कैग कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 148 के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करेंगे, रेजुलेशन इनको जो हटाने का रेजुलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल होगा, और 665 तक ये रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक लाइन में बाकायदा लिखना है कैग, फिर कैग के बाद आप डाल देंगे आर्टिकल 148, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट जज के जज जैसा होगा, और कितनी एज के लिए, 665। 4 हेडिंग डाल के आपको लिख लेना है, उसको मेरे कमेंट में पेस्ट कर देना, इतना करना है आपको, ठीक है। कहानी शुरू होती है मज़ेदार बढ़िया एकदम, जिसमें हम लोगों ने पिछले 3-4 वीडियो में यही प्रॉमिस करते हुए आ रहे थे कि हमें अब एडिटोरियल पे थोड़ी सी बढ़िया तरीके से इसको समझ के टाइम देना है। अब देखिए एक और हमें मिल जाता है, अभी एडिटोरियल से पहले मिलता है, 7 प्रोडक्ट फ्रॉम यूपी, ठीक है, गेट GI टैग। भाई यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है। वो ना क्या करेगा, इधर आपके GI टैग दे देगा, इधर आपका पूछ लेगा कि ये कहाँ से हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं, ये है आपका 7 डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एक है अमरोहा ढोलक। अब ढोलक है तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, पहले तो आपको ऐसा रखना है। दूसरा है महुआ गौरा पत्थर, ये पत्थर है। तीसरा है आपका हस्तलिपि, ठीक है। फिर है मैनपुरी, भाई यहाँ तो मैं रहता हूँ, ठीक है, मैनपुरी। फिर है आपका ये है संबल हॉर्न, ठीक है। और फिर है आपका बागपत, क्या है ये आपका बागपत होम फर्निशिंग, ठीक है। और फिर आपका है एक ये आ जाओ आप बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट। फिर है आपकी कल्पी हैंडमैन पेपर आर द प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अमरोहा ढोलक इज रेलेवेंट टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, हालांकि मैं बताऊं आपको, बस आपको इतना समझना है कि GI टैग डालना है, और नीचे आपको लिख लेने हैं कौन कौन से भैया, 7 कौन कौन से, अमरोहा ढोलक, महुआ गौरा पत्थर, हस्तलिपि, मैनपुरी तरकसी, ये तरकसी है, ठीक है। और संबल हॉर्न क्राफ्ट,
बागपत होम फर्निशिंग और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और कल्पी हैंडमेड पेपर, ये 7 को आपको जीआई टैग लिख लेना है जो कि यूपी में मिला है। हो गया फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सब क्या है देखिए, वाह, ट्रेसिंग द आर्क, ये हमारी हैं सुधा सैनी हैदर मैम, ये कहना चाह रही हैं ट्रेसिंग द आर्क ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनिज्म फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए अमेरिकी अपवादवाद का पता लगाना, ये काम करना है इनको। तो देखते हैं क्या, द ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट इज ऑफन ट्रेस्ड फ्रॉम द इट्स 1925 ईयर अगो व्हेन यूएस इम्पोज सेक्शन अगेंस्ट इंडिया। पता है हमारे और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंध कब से ज़्यादा बेटर हुए हैं, जब यूएस, जब क्या हुआ था कि आपका ठीक है सॉरी यहाँ देखते हैं हम, वेट तो क्या था हमारा कि इसमें जो हमारे रिलेशनशिप की ग्रोथ हुई है, मान लीजिए हमारे रिलेशनशिप की ग्रोथ किससे अच्छी हुई है, यूनाइटेड स्टेट से। उसका कारण क्या है, अभी यूएस ने इम्पोज किया था, यूएस इम्पोज्ड सेक्शन अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर दे टेस्टेड देयर न्यूक्लियर वेपन इन 1998 में जब न्यूक्लियर वेपन को हमने टेस्ट किया था, ठीक है, इंडिया भी था उसमें, पाकिस्तान भी शामिल था, तो क्या हुआ, यूएस ने हम पे इम्पोज्ड सेक्शन लगा दिया। बट क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेट किया। अब इसमें और हमारे लिए समझने के लिए क्या था कि इसमें कई अपने प्राइम मिनिस्टरों के नाम दिए हैं जो और अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर हैं उन लोगों के उसमें हैं। तो देखें क्या है, सम ईयर मोर देन विल्ड 5 अमेरिकन प्रेसिडेंट, कौन कौन से हैं, क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जियो बाइडन। देयर 3 इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन एंड नरेंद्र मोदी ओवर द फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ 21 फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोदी ओबामा एंड मोदी ट्रंप वर्क ऑन ए ट्रेड एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। तो अब देखिए क्या है, आपको समझने के लिए क्या है इसमें मैं बता दूँ आपको। 5 तो आपके हो गए अमेरिकन, 3 अपने इंडियन हो गए, तो किस किस पे काम किया वो देख लेते हैं भाई। देखें आप, क्लिंटन और वाजपेयी इरा, इसने हमें क्या गति दी, समिट लेवल डिप्लोमेसी, समिट लेवल डिप्लोमेसी। अब इसको आप अपने पॉइंट में शामिल कर सकते हैं कि क्लिंटन और वाजपेयी ने आपकी समिट लेवल डिप्लोमेसी को इम्प्यूट्स किया, ठीक है। और मनमोहन और बुश, ठीक है, मनमोहन और ओबामा रिलेशनशिप हाईलाइट न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। तो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के लिए आपके मनमोहन बुश और मनमोहन ओबामा, और क्लिंटन और वाजपेयी के लिए तो वो हो गई आपकी समिट लेवल डिप्लोमेसी। और मोदी ओबामा और मोदी ट्रंप, अब भाई हमारे मोदी साहब, तो मोदी ओबामा मोदी ट्रंप वर्क ऑन ए ट्रेड एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। अब इस पॉइंट को आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं कि क्लिंटन और वाजपेयी इरा की बात थी, तो उसमें आपके, तो उसके लिए आपका हो गया समिट लेवल डिप्लोमेसी। और मनमोहन बुश और मनमोहन ओबामा की बात थी तो वो आपका हो गया न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। और मोदी ओबामा और मोदी ट्रंप की बात थी तो वो आपकी हो गई ट्रेड एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी। हमारे मोदी साहब का वैसे भी यही रहता है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी को ज़्यादा बेटर किया जाए, जिससे कि टेरर अटैक होते हैं उनसे अच्छी तरीके से फाइट किया जाए। अब देखिए एक चीज़ और देखेंगे आपने, उन्होंने एक इसको क्या है यहाँ पे, अभी देखिए फिलहाल में मोदी जी हमारे गए थे तो उनमें अभी इसको मैं पढ़ा चुका हूँ लास्ट अपने वीडियो में, अंडरस्टैंडिंग द बिटवीन द जनरल इलेक्ट्रिकल एरोस्पेस एंड हिंदुस्तान हेल, इन दोनों के बीच में 80% जेट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की जाएगी। और इससे पहले भी हुई थी 50%, ओ सॉरी आई थिंक कुछ और परसेंट था, बट ये 80% आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी किसके रिगार्डिंग, जेट। तो देखिए मोदी जी अपना यही चाहते हैं कि वो मिलिट्री और ट्रेड की बात करते थे, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा वो हमने पढ़ ही लिया, तो इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। अब देखिए सिविल वॉर की बात क्या है, तो इसमें सिविल न्यूक्लियर वार में क्या था, देखिए 1908 में तो हम पे सेक्शन लग ही चुका था, यूएस इम्पोज्ड सेक्शन ऑन इंडियन मैंडेट बाय द आर्मी कंट्रोल एक्ट इन नवंबर, मिस्टर क्लिंटन साइन ए वीवर टू सेक्शंस ऑन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। द पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर एक्सेप्शन रिजल्ट इन इंडिया यूएस जॉइन सितंबर 2005। अब देखिए आपके लिए यहाँ तो थोड़ा सा कम है, अब आपको निकालना क्या है वो देखते हैं पीटी के लिए हमारा।
यहाँ देखते हैं क्या है। द रशियन एंगल, रशियन एंगल में आपको एक वर्ड मिलता है कार्सा, उससे पहले भी आपको मिलती है एनपीटी। एनपीटी क्या है? तो एनपीटी मैं बता दूं आपको, पहले तो आपको ये समझना है एनपीटी क्या है। देखिए आप, ये है आपकी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इसका क्वेश्चन बन चुका है बढ़िया तरीके से और पूछा भी जा चुका है और बढ़िया तरीके से आपको याद भी करना है। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या होता है भाई, इसको देखते हैं। एक्चुअली में तो क्या है एनपीटी, 5 ऑफ द नेशंस नेमली यूएस, याद रखना भैया, यूके, ठीक है, फ्रांस, रसिया एंड चाइना हैव साइन द ट्रीटी। तो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस पर साइन करने वाले जो हैं वो हैं यूएस, 2 यू हो गए, एफ हो गई, रसिया हो गई, चाइना हो गया, यानी कि यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया, चाइना। बट भाई अपना जो क्वेश्चन बना था ना यूपीएससी में, वो क्वेश्चन ये बना था कि इंडिया एनपीटी का मेंबर है या नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ द रिमेनिंग 4 नेशन नेमली इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, यानी इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया एंड नॉर्थ कोरिया हो गया, हैव नॉट साइन द ट्रीटी। तो कुल मिला के ये है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया इन्होंने साइन नहीं किया था एनपीटी पे, यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया एंड चाइना ने इस पर साइन किया था। ठीक है, अब और आपके लिए पढ़ने के लिए क्या है इसमें, देखिए ये है आपके लिए कार्सा। कार्सा क्या है, व्हाट इज ए कार्सा? तो कार्सा द काउंटरिंग, इसकी फुल फॉर्म है, आई थिंक इसकी कोई जरूरत नहीं है, द काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इन यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ दैट इम्पोज सैंक्शन ऑन ईरान, किस पे? ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रसिया। दिस विल बी पास्ड बाय द सीनेट 27 जुलाई आपका 2017। यानी कुल मिला के ये है कि कार्सा जो है ना, ये यूनाइटेड स्टेट क्या करता है, सैंक्शन लगाता है, किस पे? ईरान पे लगाता है, नॉर्थ कोरिया पे लगाता है और रसिया पे। इतना आपको याद रखना है। रिन साबुन आता है ना, पढ़ा है ना अच्छे तरीके से, तो ठीक है। वो रिन साबुन क्या करता है, काट देता है किसको? मेल को। तो रसिया, ईरान और आपका एक हो गया नॉर्थ कोरिया, तो काट देता है मेल को कौन सा? रिन साबुन। तो कार्सा 3 कंट्रियों पे इम्पोज होता है। अब इसमें इंडिया है क्या भाई? नहीं है, कहाँ है इंडिया, दिख ही नहीं रहा मैं। तो आपका होगा रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, दैट्स इट। अच्छा, और क्या है हमारे पास? फिर है ब्रिक्स। ब्रिक्स में देखेंगे आप क्या है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, है ना। देखिए बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, इसको आप लिख लेंगे, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ओके, मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है इसको? देखिए 2000 के दशक के परमाणु में 2023 तक में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हुई है बाहर से अमेरिका के लिए, यानी कि ये समझ लीजिए 2000 से 2023 तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है इंडिया में। कहाँ से? यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से, और कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। ठीक है, और इसके अभूतपूर्व अपवादों के कारण ही पिछले 25 वर्षों में अमेरिका द्वारा भारतीय के साथ कैसे संबंध है? बाइलेटरल, द्विपक्षीय संबंध है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, प्रोस्पेक्टिव में दिया है वाई यूएसए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए आपका मेंस पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं इसको, पर्सपेक्टिव। ठीक है, क्या है इसमें देखेंगे, वाई हैज़ द यूएसए इंस्टीट्यूशनल सच अ बोर्ड सेकंड है आपका देयर आर इंडियन अट्रैक्टिव इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी भी हमारी अट्रैक्टिव है, कैसी है? इकोनॉमी अट्रैक्टिव है। ठीक है, और थर्ड कारण क्या है आप देखेंगे इसमें, थर्ड है आपका इंडिया ज्योग्राफी इन एशिया में। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको देख लेंगे, बस हो गया सफिशिएंट। अब आगे क्या है, पे हीड टू ए रिसर्च इन ए मिलिटेंसी इन राजौरी पुंछ। राजौरी पुंछ में क्या है ना कि ये अभी आपने जो है 21 में एटलीस्ट कितना अपना 20 सोल्जर्स ये मारे गए थे। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग है ये। अब आपको इसमें समझना क्या है, आपको उसमें समझना है गुज्जर बकरवाल। क्या समझना है आपको? गुज्जर बकरवाल। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है पीटी के लिए। देखिए अभी हम पीटी बेस ही चल रहे हैं, क्लियर कट है अपना। ठीक है, मेंस के लिए क्या करना है आपको, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो इसलिए हम पीटी बेस पे देख रहे हैं। अब इसमें हमारे लिए समझने के लिए क्या है, वो है गुज्जर बकरवाल। तो गुज्जर बकरवाल देखते हैं क्या ये क्या चीज़ है भाई। ठीक है, द बकरवाल आर नोमैडिक इथनिक ग्रुप हु अलोंग विद द गुज्जर और लिस्टेड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख सिंस 1991। यानी कि ये किस में लिस्टेड है, पहले तो आपको इतना पता चलना चाहिए, ये शेड्यूल्ड ट्राइब में लिस्टेड है। क्लियर है। गुज्जर बकरवाल इज द लार्जेस्ट मुस्लिम ट्राइब इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट इथनिक कम्युनिटी इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आल्सो फाउंड इन, अब देखिए कहाँ मिलती है, उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में भी और पंजाब में भी। तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि गुज्जर बकरवाल 4 स्टेट में मिलते हैं, 4-5 हो गया आपका, जम्मू एंड कश्मीर में तो मोस्टली है ही, लद्दाख हो गया, फिर आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और पंजाब हो गया। ठीक है, और एक्चुअली में ये नोमैडिक ट्राइब्स है। नोमैडिक का मतलब है खाना बदोश, जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो ये एक पिलर का काम करता है। आई थिंक इसी में यहाँ पे देखिए रिलेवेंट क्वेश्चन दिया है, द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन that the very few asking are these: what has led to drying of hitherto local support that could have overcome all handicap stacked against the state? Has the Gujjar Bakarwal community been alienated? It has been established beyond the reasonable doubt that terror can thrive. देखिए टेरर कब होता है, टेरर जब ही तो होगा ना जब कोई लोकल सपोर्ट मिल रही होगी उसको। विदाउट लोकल सपोर्ट टेरर इज नॉट इम्पॉसिबल, टेरर इज नॉट पॉसिबल। आई थिंक ऐसे टेरर इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी लोकल सपोर्ट। ओके, तो ये एक डाउट सेशन में रहते हैं गुज्जर बकरवाल। अभी हमने पढ़ा एक्चुअली में ये नोमैडिक ट्राइब्स है ना, शेड्यूल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंतर्गत लिस्टेड है। उसके बाद हमने पढ़ा ये आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन चीज़ों में ये इन स्टेटों में ये फाउंड होती है। ओके, आज सेशन बहुत लंबा हो गया, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा। कंसर्न अबाउट इंडियन US डिजिटल ट्रेड, इसको आप एक बार देख लेंगे क्या है ये। ठीक है, बाद बाकी अपने लिए जो भी था मैंने वो निकाल के आपको पढ़ा दिया। और अब करना क्या है, आपको जो भी मैंने आज बताया उसका नोट्स बना लेना है। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद कोई भी अगर एक टॉपिक छूट भी गया तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको कवर करा दूंगा। बट हाँ, आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप इसको कवर जरूर करते रहेंगे। ठीक है, यहीं पे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।